जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप लोग का तैयारी भी अच्छा से चल रहा होगा। तो जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते हैं कि हम लोग यूट्यूब के माध्यम से और घटना चक्र का पीवाई की प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आंसर हम लोग करा रहे हैं। और इसके पहले जो वीडियो आया था वह वैदिक संस्कृति का पार्ट 1 आया था और आज पार्ट 2 करके हम लोग लाए हैं। दोस्तों क्लास विलम्ब होने का मेन वजह दोस्तों कुछ टेक्निकल इशू था, जिसके वजह से सर भी नहीं थे, जो मतलब हमारे क्या बोलते हैं कि जो सेटअप करने वाले थे वो भी कहीं डाउन थे, कहीं गए थे बाहर, इसीलिए दोस्तों लेट हुआ। खैर चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अभी देखिए आप लोगों के सामने दरोगा का रिजल्ट, दरोगा का बहाली आने वाला है, TRE 4 का भी नोटिफिकेशन जल्द ही आने वाला है। तो इसलिए आप लोग जी जान लगाकर मेहनत करना शुरू कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपना क्वेश्चन प्रैक्टिस पर ध्यान दीजिए। तो चलिए आइए दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए अभी बिहार दरोगा का एग्जाम बिहार दरोगा का नोटिफिकेशन आने वाला है। कुछ दिन पहले कॉलेज से देखा गया कि 1800 वैकेंसी आ रही है। उसी तरह बिहार पुलिस है, बिहार SSC है, सहायक टीचर की वैकेंसी है। यानी बिहार के तमाम एग्जाम को लेकर, यानी दुनिया के किसी भी एग्जाम में आप दीजिए बैठिएगा तो यहाँ से क्वेश्चन देखने को आपको मिलेगा। तो आइए दोस्तों, तो एक बार याद कीजिए हम लोग का जो चैनल है A1 कैरियर एकेडमी पर आप लोगों का स्वागत है और यह चलता है यमहा एजेंसी के सामने सुपुरिया सिनेमा रोड बेतिया चलता है। तो दोस्तों अधिक से अधिक बच्चे जोड़ने का प्रयास कीजिए, क्योंकि जो हम लोग का मेन जो चल रहा है वह TR 4 के लिए चल रहा है दोस्तों। तो आइए चलते हैं। देखिए दोस्तों जैसा कि हम बताए हैं कि देखिए 2025 का जो पूर्वावलोकन है घटना चक्र का, और उसी में जो सामान्य अध्ययन है आज इतिहास लिए हैं और देखिए इसका पार्ट 2 आ रहा है दोस्तों। तो चलिए हम लोग समय को व्यर्थ किए बिना आगे चलते हैं। और जो दोस्तों इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वह क्या कीजिए, आप लोग इसका जो पार्ट 1 है उसको एक बार आप लोग देख लीजिए, ताकि लगेगा कि यह क्वेश्चन कहाँ से लिया गया है, क्योंकि इसके पहले 50 को क्वेश्चन हम करा दिए थे। आज जो क्वेश्चन है यहाँ से अकाउंट से स्टार्ट करेंगे और आज वैदिक संस्कृति का जितना सारा क्वेश्चन है वह सब पूर्ण करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए दोस्तों हम लोग विलम्ब किए बिना आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं आज का। और क्वेश्चन कह रहा है गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था। यानी कहने का मतलब है दोस्तों गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस वेद में देखने को मिला, अथर्व वेद में कि ऋग वेद में, साम वेद में कि यजुर्वेद में। तो दोस्तों याद रखिएगा इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा गोत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ऋग वेद में देखने को मिलता है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और अगला क्वेश्चन जो हमारा है यह क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन है दोस्तों पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता था। यानी जो पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुख था भक्ति में कि मूर्ति पूजा और यज्ञ में, कि प्रकृति पूजा और यज्ञ में, कि प्रकृति पूजा और भक्ति में। तो दोस्तों याद रखिएगा इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा प्रकृति पूजा और यज्ञ में होगा। चलिए दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। और यह क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि ऋग्वेद काल में जनता निम्न में से मुख्यतः किसमें विश्वास करती थी। यानी ऋग्वेद काल की जो जनता थी वह किसमें विश्वास करती थी, मूर्ति पूजा में कि एकेश्वरवाद में कि देवी पूजा में कि बलि एवं कर्मकांड में। तो दोस्तों याद रखिएगा ऋग्वेद काल में बलि और कर्मकांड में वहाँ की जनता, उस समय की जनता सबसे अधिक विश्वास करती थी। चलिए दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों देखिए दोस्तों कितना शानदार क्वेश्चन है। कह रहा है प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध, यानी जिसको हम लोग 10 राज युद्ध भी बोलते हैं दोस्तों। यानी प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था। यानी वह नदी कौन सी, जिस नदी के तट पर 10 राजाओं का युद्ध लड़ा गया था
तो दोस्तों बताइए, ऑप्शन ए दिया है गंगा, बी है ब्रह्मपुत्र, और सी है कावेरी, और डी है परुष्णी। तो याद रखिएगा दोस्तों, इसका सही आंसर परुष्णी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी। और परुष्णी को आज की हम लोग रावी नदी के नाम से जानते हैं, यानी जो वैदिक काल में जिस नदी का नाम परुष्णी था, उसको आज एट द प्रेजेंट में हम लोग रावी नदी के नाम से जानते हैं। चलिए दोस्तों, आगे की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन रिपीट किया हुआ है, यही क्वेश्चन बार बार रिपीट किया हुआ है, तब से इसका महत्व आप लोग समझ सकते हैं। ऋग्वेद में उल्लिखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया है? तो दोस्तों याद रखिएगा, अभी इसका आंसर बताया है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो परुष्णी नदी हो जाएगा, जिसको आधुनिक अगर नाम पूछे तो कहिएगा परुष्णी का आधुनिक नाम क्या होता है? तो याद रखिएगा रावी होता है दोस्तों। वहीं पूछे विपाशा का क्या नाम होता है? तो कहिएगा विपाशा का व्यास नाम होता है। और याद रखिएगा अस्कनी पूछे तो कहिएगा अस्कनी का जो है वर्तमान नाम क्या है? तो कहिएगा चिनाब है। और सरस्वती का वर्तमान नाम सरस्वती है। चलिए दोस्तों, आगे की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, निम्न में से किस नदी को ऋग्वेद में माते तमा, देवी तमा एवं नदी तमा संबोधित किया गया है? क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, किस नदी को माते तमा, देवी तमा एवं नदी तमा से संबोधित किया गया है? सिंधु को, कि सरस्वती को, कि वितस्ता को, कि यमुना को? तो दोस्तों याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का जो राइट जवाब हो जाएगा, यानी सरस्वती नदी को सबसे पवित्र नदी माना गया है। इसीलिए सरस्वती नदी को ऋग्वैदिक काल में माते तमा, देवी तमा और नदी तमा आदि नामों से संबोधित किया गया है। चलिए दोस्तों, आगे की ओर बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। देखिए कितना अच्छा कह रहा है क्वेश्चन, उस जनजाति का नाम बतलाइए। क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, उस जनजाति का नाम बतलाइए जो ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजन से संबंधित नहीं है। यानी पंचजन में 5 थे, लेकिन इसमें दिया है 3। लेकिन बताइए दोस्तों, इसमें यदु का चर्चा है? बिल्कुल है। पुरु का चर्चा है? बिल्कुल है। तुअर्सु का चर्चा है दोस्तों? बिल्कुल है। याद रखिएगा दोस्तों, कीकट का चर्चा नहीं है। इसलिए इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, वह हो जाएगा कीकट। चलिए दोस्तों, आगे की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। कितना शानदार क्वेश्चन दिया है। और क्वेश्चन नंबर दिया है 58 नंबर क्वेश्चन दिया है। और कह रहा है क्वेश्चन, देखिए दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन क्या था? यानी प्राचीन काल में, यानी प्रारंभिक काल में जो आर्य लोग थे, उनका जीविकोपार्जन का मुख्य साधन क्या था? क्या कृषि था, क्या शिकार था, कि शिल्प कर्म था, कि व्यापार था? तो दोस्तों याद रखिएगा, प्राचीन काल में आर्यों का जो जीविकोपार्जन का जो प्रमुख साधन था वह कृषि था। और इस क्वेश्चन का राइट जवाब दोस्तों हो जाएगा कृषि। चलिए दोस्तों, आगे की ओर बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। और कह रहा है क्वेश्चन, देखिए, ऋग्वेद में उल्लिखित यव शब्द किस कृषि उत्पाद हेतु प्रयुक्त किया गया है? यानी यव को किस नाम से जाना गया है? जौ कहा गया है, कि चना कहा गया है, कि चावल कहा गया है, कि गेहूं कहा गया है? दोस्तों यव की पहचान ऋग्वेद काल में जौ के रूप में किया गया है। इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा, वह हो जाएगा जौ हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आगे की ओर बढ़ते हैं और देखिए कितना शानदार आज का क्वेश्चन है दोस्तों। और देखिए यह इतना बढ़िया क्वेश्चन है कि देखिए RAS और RTS में पूछा गया है। और यह कब पूछा है दोस्तों? देखिएगा तत्काल में 2021 में पूछा है। क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, सूची 1 और सूची 2 को मिलान कीजिए। यानी वैदिक काल में
यानी यौ को क्या कहते थे, यौ जो था आज की डेट में उसको क्या कहते हैं जानते हैं आप लोग दोस्तों, जौ कहते हैं। उसी तरह से मूंग दिया है, इसको वैदिक काल में क्या कहता था, तो मूंग कहा जाता था। और व्रीहि को आज में हम लोग दोस्तों चावल कहते हैं, और इक्षु को दोस्तों हम लोग गन्ना कहते हैं। यानी कहने का मतलब है दोस्तों कि देखिए सूची 1 और सूची 2 करके मिलाया है, कह रहा है व्रीहि का आज हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो याद रखिएगा दोस्तों चावल के नाम से, मुग्ध को हम लोग मूंग के नाम से, और यौ को दोस्तों याद रखिएगा जौ के नाम से, और इक्षु को याद रखिएगा दोस्तों गन्ना के नाम से जानते हैं। इसलिए इसका जो सही राइट आंसर हो जाएगा 2 3 4 1 दोस्तों, 2 3 4 1 इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा डी। ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, डी हो जाएगा। चलिए आगे की ओर चलते हैं और अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। कितना अच्छा क्वेश्चन दिया है, देखिए शानदार क्वेश्चन है। और देखिए क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, देखिए क्वेश्चन ये जो है ना बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और देखने में लग रहा है ऋग्वेदी के जो पढ़ी थे किस वर्ग के नागरिक थे, क्या वह पुरोहित थे, कि लोहार थे, कि व्यापारी थे, कि स्वर्णकार थे। दोस्तों स्वर्णकार का मतलब समझते हैं आप लोग, दोस्तों स्वर्णकार का जो मतलब होता है, स्वर्णकार का मतलब होता है जो आभूषण बनाने का जो काम करते थे उसी को स्वर्णकार कहते हैं। और याद रखिएगा दोस्तों जो पूजा पाठ कराते थे उनको पुरोहित कहा गया है, लेकिन पणी का प्रयोग किसके लिए किया गया है दोस्तों, तो याद रखिएगा व्यापारी के लिए किया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ऋग्वेदिक पणी किस वर्ग के नागरिक थे, तो कहिएगा दोस्तों वह व्यापारी थे। चलिए आगे क्यों चलते हैं दोस्तों और अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, कितना शानदार क्वेश्चन कह रहा है कि वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली, यानी वैदिक युग की जो शासन प्रणाली थी दोस्तों वह किस पर आधारित थी, निरंकुश पर आधारित थी, कि प्रजातंत्र पर आधारित थी, कि गणतंत्र पर आधारित थी, कि वंश परंपरागत राजतंत्र पर आधारित थी। तो दोस्तों वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली वंश परंपरागत राजतंत्र पर आधारित थी, और इस क्वेश्चन का सही आंसर वंश परंपरागत राजतंत्र यानी डी फॉर डब्बा हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों और अगला क्वेश्चन देखिए, कितना शानदार क्वेश्चन दिया है। और क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि वैदिक युगीन जो सभा थी वह क्या थी, गांवों के व्यवसायिक लोगों की संस्था थी। तो याद रखिएगा दोस्तों यह गलत है। राज दरबार होता था, यानी वैदिक जो सभा था वह राज दरबार होता था, तो कहिएगा दोस्तों नहीं, ये भी गलत है। तो क्वेश्चन तब कहिएगा मंत्री परिषद थी, तो सही है, बिल्कुल सही जवाब। राज्य के समस्त लोगों की एक राष्ट्रीय सभा थी, तो बिल्कुल गलत जवाब। इसका राइट आंसर यानी वैदिक युगीन जो सभा थी वह एक मंत्री परिषद थी। क्या थी दोस्तों, मंत्री परिषद थी। इसलिए इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा सी, यानी सी फॉर दोस्तों कहिएगा कैट। चलिए दोस्तों आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। और कितना शानदार क्वेश्चन दिया है दोस्तों, और कह रहा है किस वेद में सभा और समिति को, किस वेद में दोस्तों सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। यानी किस वेद में किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है, ऋग वेद में, कि साम वेद में, कि यजुर्वेद में, कि अथर्व वेद में। दोस्तों याद रखिएगा इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों तो अथर्व वेद हो जाएगा। यानी इसका राइट आंसर दोस्तों डी फॉर डब्बा यानी अथर्व वेद हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों और देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन दिया है। और क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, देखिए क्वेश्चन कह रहा है ऋग्वेदिक जन सभा जो न्यायिक कार्यों को देख रेख करती थी, न्यायिक कार्यों से संबंधित थी, उसको क्या कहा गया है दोस्तों, सभा कहा गया है, कि समिति कहा गया है, कि विधाता कहा गया है, कि उपयुक्त में सभी कहा गया है। तो याद रखिएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा उसको सभा कहा गया है, क्योंकि न्यायिक कार्यों की देखरेख कौन करती थी, तो याद रखिएगा दोस्तों सभा करती थी। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों और अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है दोस्तों
कह रहा है क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, देखिए वैदिक कालीन प्रशासन में जो भागदू, ये भागदू कौन अधिकारी होते थे। कह रहा है कि वैदिक युगीन जो सभ्यता थी, वैदिक युगीन सभ्यता चल रहा है कि नहीं दोस्तों, इसको देख लेते हैं, काहे कि इसके पहले रुक गया था दोस्तों। तो देखिए कह रहा है क्वेश्चन, कितना शानदार क्वेश्चन है, वैदिक युगीन प्रशासन में भागदू कौन अधिकारी था। जुआ विभाग का प्रधान अधिकारी था, कि राजस्व कर जमा करने वाला अधिकारी था, कि समाचार पहुंचाने वाला दूत था, कि जंगलों का प्रधान अधिकारी था। तो इसका याद रखिएगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा राजस्व कर जमा करने वाला अधिकारी को भागदू कहा गया है वैदिक कालीन प्रशासन में। यानी वैदिक कालीन प्रशासन में भागदू का संबंध किससे है, तो राजस्व कर जमा करने वाले अधिकारी से है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, और आगे चलते हैं और देखिए कितना शानदार क्वेश्चन दिया है। और क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों, कह रहा है कि देखिए क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, बार छूट जा रहा है, क्वेश्चन कह रहा है आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ देखने को मिलता है। आरण्यक में देखने को मिलता है, कि सामवेद में देखने को मिलता है, कि यजुर्वेद में देखने को मिलता है, कि अथर्ववेद में देखने को मिलता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, आयुर्वेद का संबंध जो है अथर्ववेद में देखने को मिलता है, और इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों अथर्ववेद। यानी जीवन का विज्ञान किससे संबंधित है दोस्तों, तो अथर्ववेद से संबंधित है। चलिए दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हुए हम लोग चलते हैं, और क्वेश्चन कह रहा है, देखिए दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, ऋग वैदिक जो धर्म था, ऋग वैदिक जो दोस्तों धर्म था वह था बहुदेववादी था, कि एकेश्वरवादी था, कि अद्वैतवादी था, कि निर्भित मार्गी था। तो दोस्तों याद रखिएगा, ऋग वैदिक जो धर्म था वह बहुदेववादी, यानी किसी एक देवता की चर्चा नहीं हुई है दोस्तों, बहुत सारे देवता की चर्चा हुई है, और इसीलिए इसका सही जो आंसर हो जाएगा दोस्तों बहुदेववादी हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे की ओर चलते हैं, और अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, देखिए दोस्तों फिर क्वेश्चन वही है, ऋग वैदिक जो धर्म था वह क्या था दोस्तों, बहुदेववादी जो था, बहुदेववादी था। देखिए अगला नंबर जो क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन देखिए कितना शानदार क्वेश्चन है, कह रहा है, देखिए दोस्तों कह रहा है क्वेश्चन, सर्वाधिक ऋग्वैदिक यानी सूक्त किस देवता को समर्पित है। यानी सर्वाधिक ऋग्वैदिक जो सूक्त है किस देवता को समर्पित है, तो अग्नि को है, कि इंद्र को है, कि रुद्र को है, कि विष्णु को है। तो याद रखिएगा दोस्तों, आप लोग जानते हैं इंद्र भगवान के लिए कितना सूक्त का प्रयोग किया है, तो 250 सूक्त का प्रयोग किया गया है, और अग्नि के लिए कितना सूक्त का प्रयोग किया गया है, तो 200 सूक्तों का प्रयोग किया गया है। इसलिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा तो वो हो जाएगा इंद्र के लिए। और क्वेश्चन पूछता है दोस्तों कि इंद्र भगवान के लिए ऋग्वैदिक काल में कितने सूक्तों का प्रयोग किया गया है, तो याद रखिएगा दोस्तों 250, और वहीं अग्नि के लिए कहेगा तो याद रखिएगा दोस्तों 200 सूक्त का प्रयोग किया गया है। चलिए दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से ऋग्वेद में युद्ध का देवता, युद्ध देवता किसको समझा जाता था। अग्नि को समझा जाता था, कि इंद्र को समझा जाता था, कि सूर्य को समझा जाता था, कि वरुण को समझा जाता था। तो दोस्तों याद रखिएगा, ऋग्वेद में जो युद्ध के देवता थे वह हमारे कौन थे, इंद्र थे। इसलिए युद्ध के रूप में, युद्ध के देवता के रूप में इंद्र भगवान का समझा जाता था। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, और अगला क्वेश्चन कह रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित है। यानी क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र का प्रयोग किया गया है, अग्नि के लिए, कि वरुण के लिए, कि विष्णु से, कि यम से। तो याद रखिएगा दोस्तों, इसका राइट जो आंसर हो जाएगा वह अग्नि से संबंधित है, और इस क्वेश्चन का सही जवाब ए फॉर एप्पल हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, देखिए आइए, कह रहा है दोस्तों,
ऋग्वेद में सर्वाधिक मंत्र किस वैदिक देवता को समर्पित है दोस्तों? याद रखिएगा दोस्तों, बताया है इंद्र के लिए 250 मंत्र का उपयोग किया गया है और वहीं अग्नि के लिए 200 मंत्र का उपयोग किया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इंद्र हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। और अगला जो देखिए क्वेश्चन कह रहा है, बहुत शानदार क्वेश्चन कह रहा है। और देखिए क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि वैदिक देवता इंद्र के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी इंद्र के विषय में, वैदिक काल के देवता थे इंद्र, उनके विषय में कुछ स्टेटमेंट दिया गया है। देखना है कि इनमें से कौन सही है, उसी को चुनना है। तो क्वेश्चन, इंद्र के लिए झंझावत के देवता थे, कि पापियों को दंड देते थे, कि नैतिक व्यवस्था के संरक्षक थे, कि वर्षा के देवता थे? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, तो याद रखिएगा इंद्र को झंझावत का देवता भी कहा गया है और इंद्र को वर्षा का देवता भी कहा गया है। यानी इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा 1 और 4 हो जाएगा। यानी ऑप्शन हो जाएगा डी फॉर दोस्तों डब्बा। चलिए आगे चलते हैं। और अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, ये कितना शानदार क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से पूर्व वैदिक आर्यों का, यानी कहने का दोस्तों मतलब है वैदिक काल से पहले किस देवता को, कहने का मतलब दोस्तों सर्वाधिक लोकप्रिय जो देवता थे वह कौन थे? वरुण थे, कि विष्णु थे, कि रुद्र थे, कि इंद्र थे? तो दोस्तों याद रखिएगा इसका भी सही आंसर हो जाएगा दोस्तों इंद्र हो जाएगा। इंद्र यानी सबसे लोकप्रिय देवता के रूप में जाने जाते थे। आइए दोस्तों, कह रहा है क्वेश्चन, वैदिक देवमंडल में निम्न में से कौन देवता युद्ध का देवता माना जाता है? कौन सा देवता युद्ध का देवता माना जाता है? तो दोस्तों याद रखिएगा इंद्र भगवान को युद्ध का देवता भी कहा गया है, वर्षा का देवता भी कहा गया है दोस्तों, और अभी देखिए झंझावत के देवता के रूप में भी इंद्र भगवान को जाना गया है। चलिए आइए दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हुए और चलते हैं। देखिए क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, 800 से 600 ईसा पूर्व का जो काल किस युग से जुड़ा है? ब्राह्मण युग से जुड़ा है, कि सूत्र युग से जुड़ा है, कि रामायण युग से जुड़ा है, कि महाभारत युग से जुड़ा है? तो याद रखिएगा दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा ब्राह्मण युग। यानी कहने का मतलब दोस्तों 800 से लेके और 600 ईसा पूर्व, यानी इसी को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं दोस्तों BC, बिफोर कास्ट। ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? तो याद रखिएगा दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह ब्राह्मण युग हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। और देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, बहुत शानदार क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि गायत्री जो मंत्र है किस पुस्तक में मिलता है? यानी गायत्री जो मंत्र है दोस्तों किस पुस्तक में मिलता है? उपनिषद में मिलता है, कि भागवत गीता में मिलता है, कि ऋग्वेद में मिलता है, कि यजुर्वेद में मिलता है दोस्तों? तो याद रखिएगा गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है दोस्तों? तो याद रखिएगा इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वह ऋग्वेद हो जाएगा, क्योंकि ऋग्वेद में गायत्री मंत्र से संबंधित है। चलिए दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 78 है। और 78 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? यानी कहने का मतलब वही रिपीट क्वेश्चन है कि गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? तो याद रखिएगा दोस्तों किस ग्रंथ में देखने को मिलता है, तो इसका राइट जवाब हो जाएगा दोस्तों ऋग्वेद में देखने को मिलता है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। और कह रहा है क्वेश्चन, कितना शानदार क्वेश्चन है, जो गायत्री मंत्र की रचना किसने किया था? हम लोग जान गए दोस्तों गायत्री मंत्र किस ग्रंथ से संबंधित है, तो ऋग्वेद से संबंधित है। लेकिन क्वेश्चन पूछ रहा है गायत्री मंत्र की रचना किसने किया था? तो याद रखिएगा दोस्तों इसकी रचना विश्वामित्र जी ने किया था। और इस क्वेश्चन का सही आंसर बी फॉर बॉल हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों।
और अगला क्वेश्चन कह रहा है, देखिए कह रहा है क्वेश्चन दोस्तों, देखिए कितना शानदार, सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशाचरित्र, यानी सर्ग की बात कहे या प्रतिसर्ग की बात कहे या मनवंतर की बात कहे या दोस्तों किसकी बात कहे, यह जो देख रहे हैं दोस्तों, यह सर्ग हो गया, प्रतिसर्ग हो गया, वंश हो गया, मनवंतर हो गया, वंशानुचरित्र हो गया, इस सभी का संबंध किससे है? तो याद रखिएगा दोस्तों, इस सभी का संबंध जो है वह पुराण से है। और याद रखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन में कई बार पूछ गया है कि पुराणों की संख्या कितनी है, तो याद रखिएगा दोस्तों, पुराण की संख्या 18 है। कितना है दोस्तों? पुराण की संख्या 18 है। चलिए आइए दोस्तों, देखिए क्वेश्चन आ गया दोस्तों, देखिए कि पुराण की संख्या कितनी है, तो अभी बताया है कि दोस्तों पुराण की संख्या कितनी है, तो कहिएगा पुराण की संख्या 18 गो है। चलिए आइए दोस्तों, कितना देखिए अच्छा क्वेश्चन दिया है और एक अच्छा लेवल का प्रश्न किया है। और देखिए दोस्तों, यूपीपीसीएस में पूछा है 2023 में, हाल फिलहाल के एग्जाम में पूछा है दोस्तों क्वेश्चन, इसलिए यह क्वेश्चन किसी भी एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है दोस्तों। कह रहा है, पुराण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, यानी पुराण के संबंध में कौन सा कथन सही दिया है। विष्णु पुराण से मौर्य वंश की जानकारी मिलती है दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है कि विष्णु पुराण से मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। याद रखिएगा दोस्तों, बिल्कुल सही कह रहा है कि विष्णु पुराण से मौर्य वंश की जानकारी दोस्तों मिलती है। वहीं अगर बात किया जाए, वायु पुराण गुप्त वंश की शासन व्यवस्था पर प्रकाश डालता है दोस्तों, तो कहिएगा जी बिल्कुल, यानी विष्णु पुराण का संबंध मौर्य वंश से है, वायु पुराण का संबंध याद रखिएगा दोस्तों गुप्त वंश से है। इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, यह दोनों हो जाएगा। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर कह रहा है दोस्तों, देखिए कितना शानदार क्वेश्चन कह रहा है, आइए देखते हैं। आप लोग जानते हैं जो श्रीमद् भागवत गीता, जो श्रीमद् भागवत गीता है, कह रहा है क्वेश्चन कि मौलिक रूप से किस भाषा में लिखी गई थी, यानी जो श्रीमद् भागवत गीता जो है वह किस भाषा में लिखी गई थी। संस्कृत में लिखी गई थी कि उर्दू में लिखी गई थी कि पाली में लिखी गई थी कि हिंदी में लिखी गई थी। तो याद रखिएगा दोस्तों, जो श्रीमद् भागवत गीता है वह किस भाषा में लिखा गया है, तो याद रखिएगा दोस्तों उसका सही आंसर संस्कृत में हो जाएगा। और श्रीमद् भागवत गीता संस्कृत भाषा में लिखा गया है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं और देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, देखिए अगला क्वेश्चन कितना शानदार क्वेश्चन है। और क्वेश्चन कह रहा है, महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती थी, यानी महाभारत को मूलतः पहले किस नाम से जानते थे। तो याद रखिएगा दोस्तों, क्या कहते थे, बृहद कथा कहते थे कि ब्राह्मण कहते थे कि बृहद संहिता कि जय संहिता। दोस्तों याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है, महाभारत को मूलतः पहले जय संहिता के रूप में जाना जाता था, जय संहिता के रूप में जाना जाता था। तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, डी फॉर डब्बा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों और देखिए कितना शानदार क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों। और ये कह रहा है क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि सप्तसाहस्त्री संहिता उपनाम निम्नलिखित में से किस ग्रंथ का है। ऋग्वेद का है, अथर्ववेद का है कि रामायण का है कि महाभारत का है। तो दोस्तों याद रखिएगा, सप्तसाहस्त्री संहिता का उपनाम किसके नाम से जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों महाभारत के नाम से जाना जाता है। चलिए दोस्तों आगे की ओर चलते हैं और देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन कह रहा है, कितना अच्छा क्वेश्चन है। और देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, पढ़िए। क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार, यानी हिंदू पारंपरिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु किस सर्प ने
रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया, यानी वह कौन सा सर्प था जो अपने आप को रस्सी के रूप में प्रयुक्त किया था। याद रखिएगा दोस्तों। चलिए आपको बताना है, ऑप्शन ए है कालिया, ऑप्शन बी है वासुकी, और ऑप्शन सी है पुष्कर, और ऑप्शन डी है शेषनाग। तो याद रखिएगा दोस्तों, हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु किस सर्प ने रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया था। तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा वासुकी, यानी वासुकी नामक सांप ने अपने को रस्सी के रूप में प्रयुक्त किया है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं और देखिए दोस्तों अगला जो क्वेश्चन हम लोग का है, कह रहा है क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, कितना शानदार क्वेश्चन है। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई। यानी क्वेश्चन है दोस्तों कि किस, ऑप्शन है ऋग्वेदिक काल में, बी है उत्तर वैदिक काल में, सी है उत्तर गुप्त काल में, और डी है धर्मशास्त्र के समय में। तो याद रखिएगा दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा दोस्तों डी फॉर डबा, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, डी फॉर डबा हो जाएगा। चलिए, यानी धर्मशास्त्र के समय जब आया उस समय अछूत की जो अवधारणा थी दोस्तों वह स्पष्ट रूप से देखने को मिलती है। चलिए आइए दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हुए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। और देखिए कितना शानदार क्वेश्चन देखा गया है दोस्तों, और यह क्वेश्चन इतना दुलरुआ है ना कि बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन कह रहा है सत्यमेव जयते, जो शब्द है भारत का जो राष्ट्रीय शब्द है वह शब्द सत्यमेव जयते है दोस्तों। यानी सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है। तो याद रखिएगा दोस्तों, यानी ऑप्शन दिया है मुंडकोपनिषद की, कठोपनिषद की, छांदोग्य उपनिषद की, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा मुंडको उपनिषद से सत्यमेव जयते भारत का राष्ट्रीय शब्द वाक्य दोस्तों लिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से दोस्तों, कह रहा है दोस्तों, देखिए यह जो वीडियो दोस्तों देख रहे हैं आप लोग, इसको अधिक से अधिक बार, मेन वजह यह है कि ज़्यादा से ज़्यादा यानी कम समय में आप अधिक से अधिक क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए, ताकि क्वेश्चन जितना अधिक देखे रहिएगा उतना ही आपकी जो कन्फ्यूजन है वह दूर हो जाएगी दोस्तों। तो आइए अगला क्वेश्चन कह रहा है सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है, वही रिपीट किया हुआ क्वेश्चन। तो ये बताए दोस्तों, इसका अभिनय आंसर बताया है कि मुंडक उपनिषद से सत्यमेव जयते शब्द लिया गया है। चलिए आइए दोस्तों और अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। देखिए इतना ना ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो गया है, देख सकते हैं कि इसकी सत्यमेव जयते क्वेश्चन कितना बार पूछा गया है। 2014 में भी पूछा गया है, पिछला देखे बताए थे उसमें पूछा गया है। यानी भारतीय प्रतीक स्तर पर उत्कीर्ण जो शब्द है सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है। तो याद रखिएगा दोस्तों, इसका जो संबंध है मुंडको उपनिषद से लिया गया है। चलिए आइए दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं और जो हमारा अगला क्वेश्चन है, और अगला क्वेश्चन देखिए कितना शानदार क्वेश्चन दिया है। और अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन कह रहा है तमसो माँ ज्योतिषगरमय कथन है, यह मूलतः उपनिषदों का है कि महाकाव्यों का है कि पुराणों का है कि क्षण दर्शन का है कि इनमें से कोई नहीं। यानी दोस्तों जो देख रहे हैं तमसो माँ ज्योतिषगरमय जो कथन है, याद रखिएगा दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये उपनिषद का भाग है। किसका भाग है दोस्तों? तो यह उपनिषद का भाग है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। देखिए कितना शानदार क्वेश्चन दिया है, और देखिए यहाँ से क्वेश्चन का जो लेवल है दोस्तों यहाँ से बढ़ गया है, और यहाँ से क्वेश्चन जो है अंदर से जाकर और कर रहा है। और क्वेश्चन नंबर दोस्तों देखिए 92 नंबर, कितना शानदार क्वेश्चन दिया है, और कह रहा है किस उपनिषद का शाब्दिक अर्थ, यानी वह कौन सा उपनिषद है जिसका शाब्दिक अर्थ सफेद घोड़ा होता है। यानी किस उपनिषद का शाब्दिक अर्थ सफेद घोड़ा है। ऑप्शन ए है
कठोपनिषद, ऑप्शन बी है छंदोग्य उपनिषद, और ऑप्शन सी है तैत्तिरीय उपनिषद, ऑप्शन डी है ईशोपनिषद, और ऑप्शन ई कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका याद रखिएगा, जो राइट आंसर हो जाएगा वो तैत्तिरीय उपनिषद में, तैत्तिरीय उपनिषद का जो अर्थ होता है दोस्तों सफेद घोड़ा से मैच करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, सी फॉर कैट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, और देखिए यहाँ से बोले हैं दोस्तों ना कि यहाँ से थोड़ा क्वेश्चन का लेवल बढ़ल है, और यह क्वेश्चन देखिए कितना शानदार क्वेश्चन दिया है। और क्वेश्चन का दोस्तों सत्य काम जबाल की कथा कह रहा है क्वेश्चन दोस्तों कि सत्य काम जबाल की कथा जो अन्य ब्याही माँ होने के लालछन को चुनौती देती है वही उल्लिखित है। यानी इसका उल्लेख किस उपनिषद में किया गया है दोस्तों, जबाल उपनिषद में, कि प्रश्नोपनिषद में, कि छंदोग्य उपनिषद में, कि कठोपनिषद में। तो इसका याद रखिएगा दोस्तों, सत्य काम जबाल की कथा जो एक अन्य ब्याही माँ होने का लांछन को चुनौती देता है, और इसका उल्लेख दोस्तों छंदोग्य उपनिषद में किया गया है। इसलिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सी फॉर कैट हो जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है, देखिए कितना शानदार क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, आसान क्वेश्चन है, आप लोग इसको जानते होंगे कि ऋग्वेद की मूल लिपि थी देवनागरी लिपि थी, कि खरोष्टी थी, कि पाली थी, कि ब्राह्मणी थी। तो याद रखिएगा ऋग्वेद की जो मूल लिपि थी दोस्तों वह ब्राह्मणी लिपि थी। इसलिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा डी, यानी डी फॉर डब्बा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, और अगला क्वेश्चन देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन दिया है। और देखिए कह रहा है क्वेश्चन, देखिए कह रहा है क्वेश्चन वैदिक कर्म कांड में, वैदिक कर्म कांड में होता का संबंध था ऋग्वेद से था, कि यजुर्वेद से था, कि सामवेद से था, कि अथर्ववेद से था। तो याद रखिएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, यानी वैदिक कर्म कांड में होता का संबंध दोस्तों ऋग्वेद से है। इसलिए इस क्वेश्चन का जवाब ए हो जाएगा, ए फॉर एप्पल। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, और अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों है 96 नंबर क्वेश्चन, और क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, देखिए क्वेश्चन कह रहा है अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। यानी कह रहा है क्वेश्चन जो अवेस्ता है और ऋग्वेद है यह एक दूसरे से समानता है, और कह रहा है जो अवेस्ता हो जो है वह किस क्षेत्र से संबंधित है। यानी अवेस्ता का संबंध किस क्षेत्र से है, भारत से है, कि ईरान से है, कि इजराइल से है, कि मिस्र से है। तो याद रखिएगा दोस्तों अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता तो है, लेकिन जो अवेस्ता का संबंध है दोस्तों याद रखिएगा ईरान से है। इसलिए इस क्वेश्चन का जवाब दोस्तों हो जाएगा बी फॉर ईरान। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, और अगला देखिए अगला दोस्तों देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन बहुत शानदार क्वेश्चन है, और कह रहा है क्वेश्चन वैदिक काल में किस जानवर को अधन्या माना गया है। यानी वैदिक काल में किस जानवर को दोस्तों अधन्या कहा गया है या माना गया है, बैल को, कि भेड़ को, गाय को, कि हाथी को। तो दोस्तों याद रखिएगा इस क्वेश्चन का जो सही राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा दोस्तों गाय हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, गाय हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। देखिए दोस्तों यह क्वेश्चन बार बार पूछा हुआ है। अब इस क्वेश्चन को बार बार पूछने से इसकी वैल्यू या इसका लेवल आप लोग पहचान सकते हैं दोस्तों। ऋग्वेद में जो अधन्या का प्रयोग हुआ है तो अधन्या किस रूप में है, गाय के रूप में है दोस्तों, याद रखिएगा। इसलिए इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा गाय। देखिए दोस्तों फिर क्वेश्चन वही है। अगला क्वेश्चन फिर देखिए बदला है। कह रहा है क्वेश्चन ऋग्वेद में कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अधन्या जो शब्द देख रहे हैं वो संदर्भित करता है। तो याद रखिएगा दोस्तों इसका जो संदर्भित करता है किसके रूप में, तो गाय के लिए। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह क्या हो जाएगा, वह गाय हो जाएगा। देखिए दोस्तों आ गया। देखिए दोस्तों ये जो क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं
इस क्वेश्चन को हम चाह रहे हैं इत्मीनान से आप लोग पढ़िए और इसका सही आंसर जो बच्चा इस क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन दोस्तों क्या होता है ना, बड़ा बड़ा क्वेश्चन देखकर हम लोग उसको छांट के चलते हैं, लेकिन जैसे ही उसका स्टेटमेंट पढ़ेंगे बहुत ही आसान क्वेश्चन रहता है दोस्तों। बड़ा क्वेश्चन देखकर आप लोग घबराइए नहीं सर, नहीं दोस्तों, क्योंकि बड़ा क्वेश्चन जब आप करने लगिएगा ना दोस्तों तो इससे बेहतर कुछ नहीं होगा दोस्तों। देखिए बड़ा क्वेश्चन में क्या होता है कि एक क्वेश्चन के साथ साथ कई सारे आप क्वेश्चन को देख सकते हैं, कई सारे क्वेश्चन को हल निकाल सकते हैं। तो आइए दोस्तों पढ़ते हैं एक बार। कह रहा है ऋग्वैदिक कालीन आर्य, यानी जो ऋग्वैदिक काल के आर्य थे और सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की संस्कृति के बीच अंतर के संबंध में, यानी ऋग्वेद काल के समाज और सिंधु घाटी सभ्यता के समाज, इन दोनों के बीच का जो अंतर है उसी के बारे में दोस्तों बताना है। और स्टेटमेंट एक दिया है, कह रहा है ऋग्वेद कालीन आर्य कवच और सिर शस्त्राण यानी हेलमेट का प्रयोग करते थे, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों में इनके उपयोग का कोई साक्ष्य नहीं मिला है। बिल्कुल दोस्तों सही है, क्योंकि ऋग्वेद में हम लोग देखे हैं कवच का प्रयोग और हेलमेट का प्रयोग किया गया है, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं किया गया है। इसलिए इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ये तो सही है, एक यानी कि दोस्तों सही हो गया। दूसरा पढ़ते हैं हम लोग और कह रहा है ऋग्वेदिक कालीन आर्यों को स्वर्ण चांदी ताम्र का ज्ञान था, जबकि सिंधु घाटी के लोगों को केवल ताम्र और लौह का ज्ञान था। दोस्तों देखिए यह लोहा से यहाँ से इस क्वेश्चन को काट सकते हैं, क्योंकि हम लोग देखे हैं दोस्तों लोहा का प्रयोग सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को जानकारी नहीं था, यानी ई कट गया दोस्तों, एक सही है। अगला पढ़ते हैं ऋग्वेद कालीन आर्यों ने घोड़े को पालतू बना लिया था, जबकि इस बात का कोई साक्ष्य नहीं है कि सिंधु घाटी के लोग इस पशु को जानते थे। दोस्तों ये बताइए, हम क्लास में भी बार बार बताए हैं कि याद रखिए दोस्तों घोड़ा का जो अवशेष है वह मिला हुआ है, इसलिए देखिए दोस्तों 3 कट गया, 2 कट गया, इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो गया, केवल एक सही हो गया। इसलिए दोस्तों जो बड़ा क्वेश्चन होता है वह क्वेश्चन देखकर दोस्तों घबराना नहीं है, उसको बढ़िया से पढ़ना है। एक बार पढ़िएगा वह समझ में आ जाएगा। चलिए दोस्तों अगला दोस्तों देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों अगला क्वेश्चन कि ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में निम्न में से किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था, भूमि को कि गाय को कि स्त्रियों को कि जल को। तो याद रखिएगा दोस्तों इस जो क्वेश्चन है इस सबसे मूल्यवान संपत्ति के रूप में गाय को मान्यता थी। और यहाँ तक दोस्तों याद रखिएगा जिसके पास जितनी अधिक गायें थी वह उतना अमीर आदमी कहलाता था, और जिसके पास जितनी कम गायें थी वह गरीब आदमी कहलाता था। यह ऋग्वैदिक काल की समाज की बहुत ही एक अच्छा विशेषता है। देखिए अच्छा कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है देखिए ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति, लगता है दोस्तों क्वेश्चन रिपीट हो गया है, इसका भी जो आंसर होगा दोस्तों यह गाय होगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों और अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। देखिए आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, यह देखिए कूट के प्रयोग से मिलान करना है दोस्तों। देखिए इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं दोस्तों बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि अगर इस चारों ऑप्शन में से इस चारों में कम से कम एक आप कंफर्म कर लिए दोस्तों तो समझ लीजिए आपका वो जो जवाब हो जाएगा कहीं ना कहीं आपका सही जवाब चला जाएगा दोस्तों। ये बताइए सिंधु घाटी की सभ्यता, ये बताइए ग्रामीण सभ्यता थी कि नगरीय सभ्यता थी। तो सिंधु घाटी की सभ्यता दोस्तों नगरीय सभ्यता थी, ये तो कन्फर्म है दोस्तों। अब देखिए 1 का 4 कहाँ कहाँ सही दिखाई दे रहा है, तो देखिए दोस्तों 1 का 4 अगर देखिएगा तो यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, यानी कहने का मतलब दोस्तों ये वाला 2 और 3 वाला तो कट गया, ये तो कभी होबे नहीं करेगा, ये कन्फर्म हो गया। अगर मानते हैं कि अगर गलती से भी अगर आगे नहीं जानते हैं फिर भी ए और चाहे डी मारिएगा तो 50% चांस रहता है सही होने का और 50% चांस रहता है गलत होने का। तो चलिए आइए देखते हैं हम लोग
उत्तर वैदिक जो समाज थी, उत्तर वैदिक कालीन जो समाज थी, आप लोगों को बार बार बताया है कि वह कृषि से संबंधित थी। यानी बी का भी देखिए 3 हो जाएगा, और देखिए यहाँ पर बी का 2 दिया है, इसलिए इससे भी आप सही कर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा दोस्तों, ऋग वैदिक कालीन जो समाज थी वह चारागार यानी पशु को चारा के रूप में, और मध्यकाल दोस्तों जानबे करते हैं यहाँ पर जमींदारी बहुत विशेष रूप से उद्दित हुई और आगे आई। इसलिए दोस्तों इसका राइट जो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, डी फॉर डब्बा हो जाएगा। चलिए आइए दोस्तों, अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, देखिए ऑप्शन देखने से लग रहा है कितना आसान ऑप्शन है, लेकिन इसका टेंडेंसी देखिए, यह PIS के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। और क्वेश्चन देखिए कितना शानदार क्वेश्चन है। और क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, प्राचीन भारतीय समाज के प्रसंग में, प्राचीन भारतीय समाज के प्रसंग में निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द शेष 3 के वर्ग का नहीं है? शेष 3 के वर्ग का नहीं है दोस्तों, याद रखिएगा। बताइए, कुल, वंश, गोत्र और कोष। तो दोस्तों ये आप लोग पढ़े होंगे कि कुल की चर्चा हमको देखने को मिलता है, वंश की भी चर्चा मिलता है और गोत्र की चर्चा मिलता है दोस्तों, लेकिन कोष की चर्चा नहीं मिलता है। इसलिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर दोस्तों हो जाएगा वह हो जाएगा कोष, यानी सी फॉर कैट। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। देखिए क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, संस्कारों की कुल संख्या कितनी बताई गई है? तो याद रखिएगा दोस्तों, 16 प्रकार के संस्कार बताए गए हैं। यानी संस्कार की संख्या कितनी है? तो याद रखिएगा दोस्तों, संस्कार की संख्या 16 है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। और अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है, देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन कह रहा है, यानी कह रहा है जीविका पार्जन हेतु वेद वेदांग जो पढ़ाने वाले जो अध्यापक होते हैं वह उस समय यानी क्या कहलाते थे? आचार्य कहलाते थे कि अधर्वु कहलाते थे कि उपाध्याय कहलाते थे कि पुरोहित कहलाते थे? तो यानी जो वेद और वेदांग जो पढ़ाते थे दोस्तों, उसको उस समय उपाध्याय के रूप में जाना जाता था। और इसका राइट आंसर दोस्तों जो हो जाएगा वह हो जाएगा सी फॉर दोस्तों, याद रखिएगा कैट। चलिए दोस्तों, तो ये देखिए दोस्तों, यह जो क्वेश्चन हुआ, यहाँ से वैदिक संस्कृति के जितने भी सारे प्रश्न थे जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए थे, उन सबों का हम लोगों ने एक बार रिवीजन के तौर पर हम लोगों ने अच्छा से पढ़ा। दोस्तों याद रखिए, जितना बढ़िया आपका रिवीजन होगा रिजल्ट उतना ही अच्छा होगा दोस्तों। रिजल्ट अगर चाहिए तो रिवीजन को बार बार अपने से कीजिए और क्वेश्चन को अधिक से अधिक कीजिए। चलिए दोस्तों, तब तक के लिए लेते हैं ब्रेक, मिलते हैं अगला क्लास में। तब तक के लिए जानिए दोस्तों, एक बार फिर से हमारा जो क्लास का जो नाम है, जो हमारा चैनल का नाम है A1 कैरियर एकेडमी, याद रखिएगा। यहाँ पर लाइब्रेरी भी चलता है दोस्तों। यहाँ पर यह सुविधा दिया गया है दोस्तों कि यहाँ पर जो विद्यार्थी ऑफलाइन में पढ़ते हैं उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट में लाइब्रेरी में पढ़ने की फुल आज़ादी दी गई है दोस्तों, याद रखिएगा। और एक बार फिर आप पता नोट कर लीजिए दोस्तों कि यामाहा एजेंसी के सामने सुप्रिय सिनेमा रोड बेतिया चलता है। और हमारे डायरेक्टर सर देखिए यही है, जिनका नाम है RK गुप्ता सर। और इन सर का क्वालिटी देखिए बीटेक की चेन्नई से किया है दोस्तों, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो लेते हैं ब्रेक। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। आपका दिन शुभ हो।